देहरादून में 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल और जनता का रुझान पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल में ये स्पष्ट हो रहा है कि बंगाल की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है। बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत भी इसी ओर संकेत कर रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बंगाल की जनता विकास और सुशासन को देखते हुए भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई है। पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में जीत के बाद देश में केवल कुछ ही राज्य ऐसे रह जाएंगे जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर उन राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखिए, देहरादून से ये बड़ी खबर जहां पर बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है। भाजपा का बंगाल में जीत का दावा करते हुए महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एग्जिट पोल और सभी संकेतों को भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत की ओर संकेत देने का यहां पर दावा किया। भाजपा का बंगाल में जीतना तय बताया। एग्जिट पोल और रुझान पार्टी के पक्ष में बताए जा रहे हैं, ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, और उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। देहरादून से ये खबर। देखिए, रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है, उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हो रहा है। इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना और एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो सारे सर्वे आए हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत साथ बनने जा रही है। और पहला राज्य बंगाल जुड़ने के बाद देश के केवल 3 ऐसे राज्य रह जाएंगे जहाँ बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार नहीं है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार अब बननी प्रारंभ हो जाएगी। मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही कोलोहत खेत स्थित इको टैक्स बैरियर पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगना शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से देहरादून का सफर जहां 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है, वहीं देहरादून से मसूरी पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, जिससे पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मांग की है कि यहाँ फास्टैग सिस्टम लागू किया जाए ताकि जाम की समस्या से राहत मिल सके। और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इको टैक्स संचालन में मनमानी की जा रही है और राजस्व उपयोग की पारदर्शिता को लेकर नगरपालिका से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता यहां पर निधि बहुगुणा और ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी फास्टैग लागू करने, टैक्स व्यवस्था में सुधार और जाम की समस्या में समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मसूरी से एक खबर जहां पर देखिए, पर्यटकों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके चलते यहां पर इको टैक्स बैरियर पर 3 से 4 किलोमीटर का जाम लग जाता है। मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत और उसके बाद पर्यटकों को कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसको लेकर मांग उठाई जा रही है और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रशासन से मांग उठाई जा रही है। इको टैक्स बैरियर से 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगता है और इस जाम के चलते पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को भी लगातार जाम की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसूरी से ये तस्वीरें। पहली बात तो यह है कि जो इको टूरिज्म बैरियर है, वो तो समझ नहीं आता कि वो कौन सा इको का कार्य मसूरी में कर रहा है, किस काम के लिए वो लगा हुआ है, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो आपने एक सवाल पूछा है कि जो वहां पर जाम लग रहा है, इको बैरियर जो लगा हुआ है यहाँ कोल खेत में, उसके कारण जो है 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर जाम लग जाता है और टूरिस्टों को बहुत परेशान होना पड़ता है। मसूरी की छवि उससे बहुत खराब होती है और उसको जाम लगने का एक ही कारण है कि वहाँ पे फास्टैग नहीं है। वहाँ पे फास्टैग क्यों नहीं है? देखिए, अब एनएच में अब शुरू हो गया है कि अब कोई फास्टैग आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा।
अभी कल आज ही न्यूज़ में सुना है कि कई ऐसे हो जाएंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्यों नहीं हम इसको फास्ट टैग से लिंक कर सकते? या जो आ रहा है वो एक QR कोड ले ले और अपने चिपका ले कार में। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी पास मिल जाए एक QR के साथ, ताकि हम ऊपर आ सके आराम से। क्यों नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैंने बहुत साल पहले एक डाला था RTI भाई साहब, नगर निगम मतलब नगर पालिका जाके, कि इको टैक्स का कितना वो हो रहा है, कितना कलेक्शन है। उन्होंने कहा हमारे पास इसका जवाब नहीं है। मसूरी में जिस प्रकार से कोलू खेत पे इको फी बैरियर से लेकर शिव मंदिर तक जाम लग रहा है, इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इको फी संचालकों की है। 2010 में लगभग जब इको बैरियर शुल्क लगा श्री OP उनियाल जी की बोर्ड में, तो ये प्रस्तावित था कि एक तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं करा जाएगा, वहाँ पे जो संचालक हैं उनके द्वारा, उनके कर्मियों द्वारा, स्टाफ द्वारा ट्रैफिक को फटाफट बढ़ाया जाएगा आगे। साथ में लोकल किसी भी स्थानीय व्यक्ति से ना तो 2 पहिया वाहन से, ना ही 4 पहिया वाहन से कोई पैसे इको फी के नाम पे लिए जाएंगे। किसी टैक्सी चालक से, चाहे वो मसूरी का हो, चाहे वो देहरादून टैक्सी एसोसिएशन का हो, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और साथ में जो लोग टिहरी, जौनपुर की तरफ या 4 धाम की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिनेशपुर से साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार ये युवक अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देकर ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल करवा रहे थे, जिन खातों में देश भर से ठगी की रकम जमा की जाती थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि बेरोजगारी और लालच के चलते युवाओं को इस साइबर जाल में फंसाया जा रहा था, जबकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे रहकर सुरक्षित थे। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। दिनेशपुर से ये खबर, जहां पर देखिए बैंक के खातों से लगातार ठगी की जा रही थी। साइबर ठगी का ये बड़ा खुलासा पुलिस ने यहां पर किया है। दिनेशपुर में 5 युवक इस मामले में गिरफ्तार किए गए और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। किस तरीके से इन युवकों को लालच में फंसाकर इनके जीवन के साथ खेला जा रहा था। साइबर ठगी के मामले में 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्योंकि ये साइबर फ्रॉड का एक मैटर है जो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और उसमें हमने 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये लोग अपने अकाउंट किराए पे दे रहे थे और फैसिलिटी भी कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल को इस चीटिंग के पैसे को रूट करने के लिए। तो मेरा यही मैसेज है कि लोग अवेयर रहें, अपने अकाउंट किसी को किराए पे ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज़ ना। पंतनगर कोतवाली क्षेत्र की टाड़ा रेंज में तस्कर हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 72 घंटे के भीतर 2 लोगों की जान लेने के बाद अब गंगापुर पटिया बीट के लकड़ी लेने गई एक महिला को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। मृतका की पहचान झा कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय मैना देवी पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मैना देवी 2 अन्य महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तभी डेढ़ तांद वाला ये तस्कर हाथी अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा, जहां पर जान बचाने के लिए महिलाएं भागी, लेकिन हाथी ने मैना देवी को पकड़ लिया और सूंड से पकड़कर पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी समेत पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया। और पंतनगर से एक खबर, जहां पर देखिए तस्कर हाथी का फिर से आतंक जारी। महिला को पटक पटक कर पैर से कुचलकर हाथी ने मार डाला और ये खबर सुनते ही यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और महिला को यहाँ पर महिला के परिवार को धनराशि देने का आश्वासन दिया। महिला को पटक पटक कर हाथी ने मौत के घाट उतारा। सर हाथी में निकला, माँ बोली कि भागो बच्चों हाथी आ गई। हम लोग खत्ते की तरफ भागे, माँ रास्ते से भागे, माँ को हाथी में निकली। आप कितने लोग थे? 3 लोग। आपका नाम क्या है? मैना देवी। वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए आए होंगे। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हाथी से रौंद दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही संवेदनाएँ सबकी हैं।
जंगल कोई वैसे नहीं आता, किसी गरीबी के कारण ही कोई लकड़ी लेने घास लेने आता। सरकार भी इसके प्रति बहुत जागरूक करती रहती है लोगों को कि भाई आप वन्य जीवों से बच के रहें। फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसके लिए मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वन्य जीवों के द्वारा जिन लोगों की मौत होती है उनकी राशि को भी हाल ही में बढ़ाया है, 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। काशीपुर में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल के पास रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में एक बैग में नवजात का शव मिला। सूचना मिलते ही डायल 112 के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में मिले बैग नुमा थैले के अंदर नवजात का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार शव का पोस्टमार्टम सुशीला तिवारी अस्पताल में कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात का वहां पर क्या कनेक्शन है, किसने और किन परिस्थितियों में नवजात को छोड़ा। काशीपुर से ये खबर जहां पर देखिए नवजात का शव मिला और काशीपुर में नवजात का शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। झाड़ियों में बैग में पड़ा मिला नवजात का शव। नवजात शिशु का शव मिला है। 6 बजे के आसपास जो है 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात शिशु का शव जो है झाड़ियों में पड़ा है प्रिया मॉल के पीछे। तो तत्काल पुलिस पहुंची तो प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिला है, थैले के अंदर, दुकान के बैग के अंदर, और वो सब पुलिस तत्काल यहाँ लेके आई है। उम्रत अवस्था में था बच्चा, उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। पुलिस का जो है गढ़वाल क्षेत्र के लिए बड़ी रेल सौगात के रूप में रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। सांसद अनिल बबलूनी के लगातार प्रयासों के बाद ये वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने के करीब है। जनवरी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की गई मांग के बाद इस ट्रेन सेवा की तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द औपचारिक घोषणा संभव है। वहीं पीरुमदरा क्षेत्र के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है, जहां पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। इन फैसलों से स्थानीय लोगों की यात्रा सुगम होगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। और देखिए रामनगर देहरादून से सीधी ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। सांसद अनिल बलूनी की ये पहल और पिरुमदरा से संपर्क करती हुई ये रेल लगातार रोजगार को बढ़ावा देगी। रामनगर देहरादून सीधी ट्रेन सेवा को मिल रही हरी झंडी और अब सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर छात्रों की भीड़ और अव्यवस्थित खड़े वाहनों के कारण भारी जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात सुचारू करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ युवकों द्वारा पुलिस कार्य में बाधा डालने पर हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और संबंधित दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देहरादून से ये तस्वीरें जहां पर देखिए पुलिस कार्रवाई का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। बाधा डालने पर युवकों पर हल्का लाठीचार्ज पुलिस ने यहां पर प्रयोग किया और 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक पर लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेमनगर में छात्रों ने जब सड़क पर जाम लगाया तो पुलिस ने युवकों पर हल्का बल प्रयोग किया और इसी दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं और मामले की पूरी जांच की जा रही है। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति लागू की है। एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में पूरे जनपद के प्रमुख मार्गों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जाम की स्थिति से
पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया, जिसके बाद शहर में अनावश्यक अव्यवस्था न फैले। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य वीकेंड के दौरान सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना है। देहरादून से खबर है, जहां पर एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा जनपद में सघन चेकिंग अभियान यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आंतरिक मार्गों पर भी व्यापक स्तर पर जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि अपराधों की रोकथाम के साथ कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे। और पुलिस प्रशासन का लक्ष्य आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना, किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना है। कोतवाली विकासनगर पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गुमे हुए 3 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 15 मोबाइल फोन पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक रिकवर किए। तकनीकी जांच और सतत प्रयासों के बाद बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए और अपने कीमती मोबाइल पाकर लोगों ने विकासनगर पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल आमजन का भरोसा मजबूत किया, बल्कि ये भी साबित किया कि संवेदनशील पुलिसिंग के जरिए जनता को राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। पुलिस ने नागरिकों से अपने मोबाइल सुरक्षित रखने और सतर्क रहने की अपील की।